हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एक ही वीडियो में पूरी साल का जो रिवीजन टाइप का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। इसको एक बार सुन भी लीजिएगा, बहुत ही आपको बेस्ट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला रेनेवो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ है? नेपाल में पहला रेनेवो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से किया गया है। पर्यटन प्रबंधन और अतिथि पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-22 से लेकर 24 नवंबर तक इसका हुआ था। इसका क्वेश्चन देख लीजिए पीछे क्या है कि पहला 99वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में किया गया था, नेपाल का काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। पहली हंग्रो श्रेणी की पनडुब्बी, ठीक है, ये क्या है कि हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्मित पहली हंग्रो श्रेणी की पनडुब्बी को 26 अप्रैल को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। इसके पाकिस्तानी नौसेना वर्ष 2028 तक अपने बड़े में शामिल करेगी। यह पनडुब्बी चीन की टाइप 039A युआन श्रेणी का एक निर्यात संस्करण है और हंगरी श्रेणी में 4 डिजिटल इंजन होते हैं। इसमें डीजल इंजन द्वारा चार्ज की गई बैटरी जहाज को जल के भीतर रहने का संचालित करने की अनुमति देता है। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें लगाया हुआ है कि चर्चा कीजिए कि हंग्रो श्रेणी सबमरीन के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, देख लेते हैं। इसका नाम सेवा मुक्त PNS हंग्रो के नाम पर रखा गया है, जिसका आयोग भारत के विरुद्ध वर्ष 1971 युद्ध के दौरान किया गया था। जी बिल्कुल सही बात बोला है। दूसरा है कि यह एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमलावर श्रेणी का पनडुब्बी है। जी हाँ, 26 अप्रैल को चीन द्वारा इंडोनेशिया के लिए नहीं किया गया था। ये आप देखे थे कि 4 जून 2028 तक है कि नहीं। तो पहले श्रेणी की पनडुब्बी को वुहाना शिपयार्ड में लॉन्च किया नहीं, वुहाना शिपयार्ड में लॉन्च नहीं करके इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? हाँ, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत हो गया? चीन के द्वारा पाकिस्तान के लिए किया गया या कि नहीं इंडोनेशिया के लिए, इसलिए गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण का माध्यम से जीवन बचाना। विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की स्थापना की थी। भारत में प्रति वर्ष 22 से लेकर 29 अप्रैल तक राष्ट्रीय शिशु टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में इतिहास और उत्पत्ति 18 शताब्दी में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन आविष्कार से मनाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। इसका थीम वर्ष क्या था? तभी बताए थे कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है, इसका थीम था। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्माण रैंकिंग के 4थे स्थान पर है। ठीक है। और हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथन द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारत को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन चयन करें। ठीक है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्माता रैंकिंग में भारत का 3रे स्थान पे है। हाँ, उसके बाद बोला है कि इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2026 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो 28 तक किया है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ये दो नंबर गलत हो गया। ठीक है। अब पहला नंबर भी गलत है। क्यों गलत है? कि 3रे स्थान नहीं है, 4थे स्थान है कि नहीं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कितना स्थान है? तो 4था स्थान है। इसरो द्वारा प्रमुख वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की है, तो दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है? हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल
की पहली खेप सौंपी है, जिस पर दोनों द्वार वर्ष 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया था। इसका नाम ब्रह्मपुत्र भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और जो रूस का है मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया था। यह 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 2 और 3 मैक की गति से गमन करती है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, भारत ने इसकी रेंज को 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा सही है। ब्रह्मोस भारत और रूस से, देखिए पहले ही गलत लिख दिया है कि भारत और रूस के, फ्रांस लिख दिया है। यहाँ पर होना चाहिए भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, यह गलत हो गया। दूसरा है कि 3 चरणों नहीं, हाँ 3 चरणों वाली सुपरसोनिक मिसाइल नहीं, ये 3 चरणों वाले सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। यहाँ पर अभी पढ़े थे ना कि जो मिसाइल है लगभग 2 और 3 मौखिक गति से करती है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा नंबर गलत क्यों हो गया कि भारत में इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। देखिए ऊपर अभी पढ़ा था ना कि 450 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसलिए इसमें से कोई सही नहीं, सब गलत है। क्वेश्चन नंबर ये आ गया कि वर्ष 1944 में ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थान रूप में IMF का स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। भारत का 27 दिसंबर 1945 को IMF का सदस्य बना था और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 190 देश इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। इस संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की एक अर्थशास्त्री है, तो जी हाँ ये है। दूसरा है कि 1946 में नहीं 1945 में, इसलिए गलत हो गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में, जी हाँ इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके देश 190 हैं, जी हाँ वर्तमान में इसका देश जो है 190 है। ये 2 नंबर इसका गलत है क्योंकि 1945 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भारत 27 दिसंबर 1945 को इसका सदस्य बन गया था। अब भाई कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में पढ़ते हैं। ये 1 मिनट देखिए, UNFPA की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुपात 144 करोड़ तक पहुंच गई है। मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ना, उसके बाद शीर्षक स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी किया था और भारत के 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जिसके बाद चीन जो है 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पे है। मतलब क्या किया कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच है, इसलिए अभी क्या है भारत युवा है, क्योंकि अभी इसके पास जो जनसंख्या है ना जो 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष वाला बीच वाला इंसान को बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ है। इसके बाद भारत के अनुमानित 24% जनसंख्या जो है 0 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग की, जबकि 17% जनसंख्या 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग की है और भारत की 7% आबादी जो है मात्र 65 वर्ष या उससे अधिक आयु है। 7% जो है कि 65 वर्ष से बूढ़ा लोग हैं। पुरुषों की जीवन प्रत्याश जो है 71 वर्ष और महिला के 74 वर्ष कर दिया है, मतलब महिला ज़्यादा दिन जिंदा रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पुरुषों की जीवन जो है 71 वर्ष और महिलाओं को जीवन की जो है अनुमानित है 75 वर्ष है। और वर्ष 2006 और 2023 के बीच के भारत में बाल विवाह जो हुआ 23% था। अब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है
कि कौन सा सही है, चयन करें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में कथन विचार करें। भारत की कुल जनसंख्या 75% हिस्सा है जो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच के हैं। जी हाँ। भारत के पुरुषों की जीवन 71 वर्ष और महिला के 74 वर्ष है। जी हाँ। 2006 से लेकर 2023 के बीच भारत में बाल विवाह कितना 33% था। तो 33% जो नहीं है, 33% कहाँ है, 23% है, तो गलत हो गया तीसरा। और ये जो पहला भी गलत हो गया, ये 75% थोड़ी 68% था। 15 वर्ष से लेके 64 वर्ष की आयु के बीच का जो अनुमानित था वो 68% था, इसलिए 1 और 3 गलत है। अब पढ़ते हैं P3 मिनी AI मॉडल क्या है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट P3 मिनी AI मॉडल का अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट का PH1 केवल कोडिंग पर और PHI2 तर्क पर ही केंद्रित था, लेकिन PHI3 को कोडिंग और तर्क दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। इस माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे हल्का छोटा भाषा AI मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट। अब यह OpenAI के GPI-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI3 मिनी के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो ये केवल कोडिंग पर केंद्रित है, नहीं, ये कोडिंग पर सिर्फ केंद्रित नहीं है। ये जो है अभी पढ़े थे ना ऊपर कि दोनों पर केंद्रित है, कोडिंग और तर्क दोनों पर बेहतरीन प्रदर्शन होगा। और OpenAI GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो हाँ, तीसरा नंबर सही बात कह रहा है। OpenAI जो है किस पे आधारित है, तो PHI मॉडल पर आधारित है कि नहीं। PHI मिली AI मॉडल के अनावरण करता है, ठीक है। OpenAI नहीं, PHI मिली, ठीक, इसलिए जो है 3 सही है। वैश्विक स्थिति अस्थिरता रिपोर्ट 2024 क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वितरित स्थिरता रिपोर्ट 2024 के बारे में पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने द लास्ट माइल वित्तीय कमजोरियों और जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट लगातार उच्च मुद्रास्फीति, अनियमित ऋण बाजार में बढ़ते ऋण और वित्तीय संस्थाओं लक्षित करने वाले बढ़ते साइबर हमलों से उत्पन्न वैश्विक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों के बारे में आगाह करती है, ठीक है। तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या बिंदु है मुख्य, जो देख लेते हैं कि IMF ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी एशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे भूराजनीतिक जोखिम कुल आपूर्ति को प्रभावित कुल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। यह केंद्रीय बैंकों को निकट भविष्य में दरें कम करने से रोक सकता है। IMF उच्च मुद्रास्फीति के नियंत्रण के संबंध में निवेशकों के ओर से वास्तविक और आशावादी उम्मीदों की चेतावनी देता है। निजी ऋण बाजार अनियमित रूप से विकसित हुई है और यह विश्व स्तर पर $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये क्या है कि सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो यह रिपोर्ट वैश्विक बैंक द्वारा जारी किए गए थे, नहीं, ये मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है ना, अभी पढ़े थे। वित्तीय कमजोरी और जोखिम को ध्यान में केंद्रित हुए जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 जारी किया है ना, तो एक तो गलत हो गया। दूसरा है कि रिपोर्ट के अनुसार निजी ऋण बाजार अनियंत्रित होकर वैश्विक स्तर पर $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है, $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है वैश्विक विश्व स्तर, इसलिए केवल 2 सही है।
अब हम पढ़ते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल के बारे में है। इसका थीम क्या था? कुछ दिवस देख लेते हैं, दिवस महत्वपूर्ण रहा है, हम हमेशा पूछता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका क्या थीम था? कि सभी के लिए समान पहुँच और सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना हीमोफीलिया दिवस का ही मुख्य थीम था और 17 अप्रैल को मनाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? कि विविधता की खोज करें और अनुभव करें। फिर है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसका विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या था थीम? इसका क्या था? कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था रीड और वे। इसका थीम क्या था? कि रीड योर वे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था कि अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अब विश्व वैश्विक संपदा दिवस कब मनाया जा रहा है? कि 26 अप्रैल को विश्व वैश्विक संपदा दिवस मनाया जा रहा है। और इसका थीम था कि IP और SDG नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सम्मान भविष्य को निर्माण। बौद्धिक संपदा, ऐसे सोचने वाला है विश्व बौद्धिक संपदा, तो क्या करें? भविष्य के लिए निर्माण करेंगे, बुद्धि विचार करेंगे। तो इसका थीम था IP और SDG नवाचार सृजनात्मक के साथ हमारे साथ समान भविष्य का निर्माण। क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है, देखने के लिए देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता था? अभी पढ़े थे 18 अप्रैल को। इसके विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। तीनों से ही कोई गलत नहीं है। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? कि 26 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। अब भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बैठक का हिस्सा लिया। इस एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई PRC में कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, रूसी संघ, कजाकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी। इसका मुख्य है कि कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO का अध्यक्ष देश है। चीन SCO का 25वें शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस तरह से है। क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कजाकिस्तान में किया गया था। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पता है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया का शीर्ष जो है 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन है? तो हाइट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA में है। फिर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है अलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, USA में है। ठीक है। इस सूची में भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है दिल्ली एयरपोर्ट में है। इसका स्थान 10वां रहा है। ठीक है। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कैमा स्थान है? 10वां स्थान रहा भारत का। ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो अभी पढ़े थे कि हाइट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA ये सबसे व्यस्त है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
जो हम पढ़ रहे हैं, हवेल को कानूनी व्यक्ति। हवेल को कानूनी व्यक्ति क्या है कि न्यूजीलैंड और कुकी द्वीप द्वारा हवेल की कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। कुकी आइसलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में ओशिनियंस की हिस्से पोलिनेशिया में एक द्वीप देश है और इसमें 15 द्वीप शामिल है जिनका कुल भूमि क्षेत्र लगभग 236.7 वर्ग किलोमीटर, मतलब कुल कितने 91 वर्ग मील है। राजधानी कहाँ, तो अवारुआ है। अब पीएम यहाँ के कौन है, तो मार्क ब्राउन है। किसका, न्यूजीलैंड के बारे में बोल रहा है। न्यूजीलैंड की पीएम जो है क्रिस्टोफर लक्सन वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद किस देश द्वारा हवेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो कहाँ किसका किया गया, तो कुकी द्वीप और न्यूजीलैंड, 2 गो था तो 1 का 2 सही होगा। आर्टेमिस समझौते क्या थे, यूरोप देश स्वीडन नासा द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वें देश बन गया है। यह समझौते 1967 में ब्रह्म अंतरिक्ष संधि पर आधारित जिसका उद्देश्य 21वीं संधि में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग का बढ़ावा देना था। आर्टेमिस समझौते के बारे में कर रहा है। 13 अक्टूबर 2020 को 8 देशों की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इटली है, जापान है, लग्जमबर्ग है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत गैर बाध्यकारी आर्जेस्टिव समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। इस तरह से देखिए सिंबल दिए है ना। इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है, तो 38वां जो स्वीडन बन गया है। हाँ, अब भारत 27वां जो है गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश भारत बना है। पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा देश आर्टेमिसियम समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है, तो स्वीडन बना है। अब हम पढ़ते हैं नाइड डैश लाइन। दक्षिण चीन सागर में विवाद 9 डैश लाइन वर्ष 1947 में चीन के राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी ने तथाकथित 9 डैश लाइन वाला एक नक्शा जारी किया है। यह चीन मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर दूरी तक है, जो दक्षिण चीन सागर का 90% हिस्सा है। इस क्षेत्र पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है। विवादित द्वीप समूह जो है स्प्रेटलीज, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, मलेशिया के अपने अपने दावे हैं। पैरासेल द्वीप समूह है जो कि चीन, वियतनाम, ताइवान द्वारा अतिव्यापी दावा किया जाना और स्कारबोरो 16 इस क्षेत्र में चीन तथा फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। इस तरह से देखिए ये सब जो क्षेत्र है ना, इसी सब जो 2000 किलोमीटर तक विवादित है अभी तक। हाल ही में पैरासेल द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का कारण बन गया है, तो चीन पढ़े थे, ताइवान और वियतनाम। चीन, ताइवान, वियतनाम तीनों में अभी है, कहीं फिलीपींस नहीं है इसमें। अभी नाम कौन कौन पढ़े हैं कि चीन है, वियतनाम है, ताइवान है। पैरासेला द्वीप, अब पूछेगा कि विवादित द्वीप समूह स्प्रेटलीज कौन कौन है, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, मलेशिया के अपने अपने हैं। अब पैरासेल द्वीप समूह जो है विवादित द्वीप अलग है। पैरासेल द्वीप समूह जो है चीन, वियतनाम, ताइवान द्वीप है, और समूह ऑस्ट्रेलिज जो है ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, मलेशिया अपने अपने दावे। इसे देख लीजिएगा एक बार, कन्फ्यूजन हो गई होगी। विरासत कर वंशानुक्रम कर। विरासत कर वंशानुक्रमण कर, जो विरासत कर जिसे संपत्ति कर भी कहा जाता है, एक मृत व्यक्ति द्वारा छोड़े गए धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाए जाने वाला कर है। अधिकांश यूरोपीय अमेरिका देश में विरासत कर लगाए जाते हैं। उच्च विरासत करों वाले देश फ्रांस जो है 60% लगाता है, जापान 55%, और दक्षिण कोरिया 50% और जर्मनी जो 50%, यूनाइटेड किंगडम 40% और दक्षिण अफ्रीका जो 25% लगाता है। तो उच्च विरासत करों वाले देश की सूची में कौन सा देश शामिल है, तो फ्रांस है,
अभी पढ़े थे फ्रांस है, उसके बाद जापान है और जो है दक्षिण कोरिया है। फ्रांस कितना लगाता है 60%, जापान कितना लगाता है 55%, दक्षिण कोरिया कितना लगाता है, तो दक्षिण कोरिया भी 50% लगाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब है जो कि क्वेश्चन नंबर हम नहीं पता, हम पढ़ लेते हैं। ओरगुटान डिप्लोमेसी क्या है? हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरगुटान डिप्लोमेसी का सहारा लेने का निर्णय लिया। उद्देश्य इसका क्या है कि इस रणनीति का उद्देश्य मलेशिया की छवि को जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ावा दिया है। यह पाम ऑयल की टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है और ओरगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चीन की सफल पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है। ओरगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। देखिए यही है, कितनी सुंदर लग रहा है ना। अब ओरगुटान डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है? तो मलेशिया से है। क्वेश्चन पूछ रहा था किस देश से, तो मलेशिया से है। सिएरा माद्रे क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया था। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस शोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावित रूप से एक जहाज का मलबा है। तो पूछ रहा है सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो चीन और फिलीपींस के बीच का विवाद का हिस्सा है क्या? तो सिएरा माद्रे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO जो है कि 42,001/2023 के प्रमाण प्राप्त करने वाली इंडोनेशिया दुनिया का पहला कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया है। किसको किया? तो मैमथ को कौन लॉन्च किया? तो आइसलैंड किया है। इंफोसिस स्थापित 2 जुलाई 1981 AR नारायण मूर्ति सह संस्थापक थे इनका। तो पूछ रहा है कि कौन सही है? इसमें कोई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? ओजोन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कितना था? तो 2000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए IS 42001/2023 का प्रमाण प्राप्त करने वाली जो है इंफोसिस दुनिया का पहली कंपनी, अमेजॉन नहीं है, इंफोसिस दुनिया का पहली कंपनी है। ठीक है, अमेजॉन लिखते इसलिए गलत हो गया। इंफोसिस दुनिया का पहली कंपनी बन गई है। यहाँ है जो कि फिनलैंड नहीं है, आइसलैंड द्वारा जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है मैमथ को लॉन्च किया है। तो इसलिए दोनों गलत है। बहुत ही क्वेश्चन इस तरह से ही पूछता है घुरा फिरा के, इसे ध्यान देने वाली बात है कि आइसलैंड के जगह फिनलैंड लिख देगा, है ना। तो इस तरह से वो भी लैंड है, ये भी लैंड है, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आइसलैंड द्वारा क्या किया गया है? मैमथ जो है प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली जो है बन गई है। अब हम पढ़ते हैं स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेंड फंड क्या है? कि हाल ही में हांगकांग ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड फंड को मंजूरी दे दी है। यह स्पॉट बिटकॉइन और ईयर एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड है ना, ETF का फुल फॉर्म है, मैं बता दी। यह एक ही फंड में एक साथ विलय की गई विभिन्न प्रतिभूतियों का एक समूह है जिसकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की तरह होती है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और
ईयर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो हांगकांग बन गया है। ठीक है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। बैंक ऑफ नामीबिया क्या है कि यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसमें यूपीआई के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है नामीबिया के वित्तीय प्रबंधन तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करना। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसका सीमा अलोगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। मकर रेखा नामीबिया से होकर गुजरती है, सबसे बड़ी बात है। अब पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RDWT, फ्रेंच रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स RSF के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देश के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में भारत का 159 में हो गई है। 59 मतलब 159, पहले कितना था 169, अब हो गया 159 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिराकर 31.28 हो गया है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। किसमें? तो इसमें अभी हम बताए थे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो नॉर्वे शीर्ष स्थान पे है और डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। अब भारत कितने स्थान पे? तो 159वें स्थान पे 24 में, और 23 में 161वें स्थान पे था, अब 24 में 159वें स्थान पे है। वर्ष 2002 में 2 से फ्रांस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन RSF द्वारा प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। 5 प्रमुख श्रेणी राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सुरक्षा। अंतिम 3 रैंक कौन कौन? 178 पर अफगानिस्तान है, 179 पर सीरिया है, 180 पर इरिट्रिया है। इन तीनों का स्थिति खराब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। स्कोर कितना है? 36.62 से गिराकर 31.28 आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल अभी सही बताए हैं हमें। 2024 में भारत की रैंक कितना है? 2024 में भारत की रैंक जो है 159वां है तथा डेनमार्क शीर्ष पर नहीं, डेनमार्क शीर्ष पर नहीं है, नॉर्वे शीर्ष पे, डेनमार्क तो दूसरा स्थान पे है, इसलिए दूसरा नंबर गलत हो गया, एक सही है। रैमजे मिसाइल क्या है? तो इजराइल में विकसित रैमजे मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया गया है। रैमजे मिसाइल का इन्हें हाई स्पीड लो ग्रेड मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल जो है 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल है। यह जो है ये सर डिफेंस सिस्टम से छुपकर हमला करने में सक्षम है। अब देखिए, रैमजे मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में विचार करें कौन सा कथन सही है। तो इस मिसाइल को हाई स्पीड लो ग्रेड मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। जी हाँ, लो ग्रेड मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। इसे इजराइल में विकसित किया गया। जी हाँ, इजराइल में विकसित किया गया। यह हवा से ज़मीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ, उपरोक्त सारी कथन सही है। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण हाल ही में चर्चा में था, इसको विस्तार से देखते हैं। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कांगो ने पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषित कर दिया। कौन किया है? तो कांगो कर दिया। यह संक्रमण वर्ष 1958 में पहली बार बंदरों में देखे जाने के कारण इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। और गुलहरी चूहे बंदरों की कुछ प्रजातियां इस विषाणु का वाहन होते हैं। किसका? गिलहरी होते हैं, चूहे होते हैं, बंदरों होते हैं, तीनों होता है। वर्ष 1970 में मनुष्य में इसका पहला मामला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही पाया गया था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। 30 जून 1960 को बेल्जियम से इसे स्वतंत्रता मिली थी। अब पूछ रहा है कि
किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करती है? तो कांगो कर दिया है। अब देखते हैं रुआंग ज्वालामुखी भी चर्चा में था। तो हाल ही में विस्फोटक के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। तो रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं हम लोग। इंडोनेशिया जो है कि रुआंग ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था। तो कहाँ है? तो रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अब किलाउआ कहाँ? हवाई है। किलाउआ में हवाई है। और किलाउआ जो हवाई में, ठीक है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। और माउंट वेसुविलिया कहाँ है? तो इटली में है। एरबस कहाँ है? तो आर्कटिका में है। और वेटाडोर जो है दक्षिण अमेरिका में है। और माउंट रेनियर जो है उत्तरी अमेरिका में है। और न्यूमुरा गिरी जो अफ्रीका में। ये सब क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो इंडोनेशिया से। अभी पढ़ के आए हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव क्या है? कि कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमाने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट काउंट में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स काउंट में कमी आ जाती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है? कि TTS को वैक्सीन प्रेरित प्रोथ्रोम्बिक इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTM के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट काउंट या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ मिलकर रक्त में थक्का थ्रोम्बोसिस के गठन विशेषता है। पूछ रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में कथन पर विचार करें। यह वैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी नहीं अंदरूनी दुष्प्रभाव कारण रक्त में थक्के जमने की विकार है। तो पहला तो गलत हुआ। प्लेटलेट्स काउंट इस कम करने के बावजूद रक्त में थक्का का गठन होता है। जी हाँ, दूसरा सही कह रहा है। ठीक है। अब कर रहा है ग्लोब इलेक्ट्रिसिटी रिव्यूज 2024 क्या है? कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोब इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9 स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। जापान की 110 मिलियन यूनिट की तुलना में भारत का 2023 में 113 बिलियन यूनिट और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पाद में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। भारत में वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा का उत्पादन की है। चीन जो है प्लस 156 डिफ्यूटी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो 133 और ब्राज़ील जो है 122 यूनिट के बाद भारत जो है 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन की दुनिया में चौथी सबसे बड़ी वृद्धि की है, प्लस 18 टरबाइट घंटे या टेबलेशन हासिल किया है। ठीक है। तो कौन स्थान पे है? 20 में, तो चौथे स्थान पे है। ठीक है। कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिक रिव्यूज 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया? तो जापान को छोड़ के जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब है कि नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिस पर एक मानचित्र अंकित है जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख या लिपुआ धारा और काला पानी को दिखाया गया है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का एक धन राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। सुगौली की संधि पर नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत एंग्लो
नेपाली युद्ध के बाद वर्ष 1816 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि में काली नदी या महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित किया गया। काली नदी के पूर्व की भूमि जो नेपाल के नियंत्रण में आ गई, जबकि नदी के पश्चिमी का क्षेत्र ब्रिटिश भारत वर्तमान भारत का हिस्सा बन गया। लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा है तो नेपाल को आपत्ति क्यों? इस तरह से बात न्यूज में था, क्योंकि 4 मार्च 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। इस महाकाली नदी भारत और नेपाल की सरहद करार दिया था। इसमें तय हुआ था कि महाकाली नदी पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। इस तरह से बात है। नेपाल रुख है कि महाकाली नदी लिपुया धारा निकलती है, इसलिए लिपुया धारा या लिपुलेख या काली नेपाल भी कहा जाता है। भारत का रुख जो महाकाली नदी या काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, जो इसलिए भारत का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए मानचित्र में दिखा है उत्तराखंड है, लिपुलेख पाक और धराचुला यह नेपाल है। इस क्षेत्र के लिए विवाद है ना। अब क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपने देश के 100 वर्ग मूल मतलब 100 रुपया के नोट या करेंसी पर भारतीय मूल के क्षेत्र पर दर्शाया गया था? नेपाल दर्शा दिया है। रुपया जारी कर रहा नेपाल और दर्शा क्या दिया है? भारत के ज़मीन दर्शा दिया है कि हमारा है। अब देखिए कुछ जो है हम देख लेते हैं दिवस। ठीक है, दिवस एक पूछता है हमेशा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। 1 मई को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, ऐसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था? 1 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या कब मनाया गया? तो 3 मई को। अच्छा, थीम भी देख लेते हैं साथ साथ कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल और सुरक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया, उसका थीम क्या था? कि ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। आई गिव व्हाट जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड, इसका थीम है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया। इसका थीम था कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा आर्ग ब्रिज। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, इसका थीम था स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। मई विश्व प्रवासी दिवस कब, पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया गया। और इसका थीम था कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। ठीक है, मस्त है। अब देखिए कर कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को। तीनों के तीनों सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। फ्यूजिलज पुरस्कार क्या है? कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 घोषणा की गई है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार को। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी तथा 8 कला श्रेणी के काम को मान्यता देता है। पत्रकारिता श्रेणी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। लोक सेवा प्रो पब्लिका को, खोजी रिपोर्टर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स की हना ड्रेयन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स, संपादकीय लेखन द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड द हॉफमैन, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी स्टेट समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम। ऐसा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। तो खोजी रिपोर्टिंग की श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हवाना ड्रेयर को प्राप्त हुआ है। स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री हमजा के बारे में पढ़ लेते हैं। हमजा यूसुफ
स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। वर्तमान में पीएम कौन है? तो जॉन स्टीवनी है। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। जॉर्डन पीएम जाफर हसन। फिनलैंड के पीएम के अभी तो पेंट्री आर्पो है। लेबनाना के पीएम जो है नजीब मिकाबी। ठीक है, देखो फिर देखो जॉर्डन का पीएम कौन है? तो जाफर हसन है। स्कॉटलैंड का तभी पढ़े थे हमजा यूसुफ है, बट उसको इस्तीफा देने के बाद जॉन स्टीवनी बन गया। तो स्कॉटलैंड का न्यू प्रधानमंत्री जॉन स्टीवनी। जॉर्डन का पीएम जो है जाफर हसन, और फिनलैंड का पीएम जो है पेट्री आरोपो, और लेबनाना का पीएम नजीब मिकाती। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमजा यूसुफ जो है किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री थे हमजा यूसुफ। उसके बाद कौन बन गए इस्तीफा देने के बाद? जॉन स्टीवनी। क्वेश्चन है कि शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है, जो कि मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेंडमल खाड़ी में स्थित है। देखिए है ना, यहाँ युकाटन। इसका क्वेश्चन है कि किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामझा की खोज किया? तो मैक्सिको किया है। इसके बाद है कि न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी हॉलिन मुनरो ने अपने 133 मैचों की कैरियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के है। अनुभवी खिलाड़ी कौन था? तो कलिन मुनरो। कौन है? कलिन मुनरो। 7 मई 2024 की यूरोपीय संघ ईयू की महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। तो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है कि 12 मई 2024 की यूरोपीय संघ को मैंने 12 मई नहीं 7 मई 2024 की यूरोपीय संघ महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कौन था? तो कलिन मुनरो ने अपने 133 मैचों के करियर को समाप्त कर संन्यास की घोषणा ले लिया। तो दूसरा सही है। क्वेश्चन है कि विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी कराइनेव विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है, और आर शंकर रमन को लार्सन एंड ट्रूबो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ ऑपरेशनल के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछा कथन कौन सा सही है? कैरेन विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। जी हाँ, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब क्या जीता है? तो कैरेन विल्सन जीता है। आर शंकर रमन को जो है लार्सन एंड ट्रूबो का नया अध्यक्ष नियुक्ति कर दिया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ ऑपरेशनल के पद पर नियुक्ति की। किसको किया था? संजय भल्ला को। इसलिए सारी कथन सही है। कहा कि रुपये भारत पहला वैश्विक कार्ड भुगतान ने देखिए रुपये भारत पहली वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क क्या है? रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है NPCI का उत्पादन है, जो देश के खुदरा भुगतान को संचालित करने वाला एक प्रमुख संगठन है। इसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर सहित कई देशों भी स्वीकार किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत कथन को चुनें। रुपये भारत का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है। जी हाँ। रुपये भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम का एक उत्पाद है। जी हाँ। अब रुपये को मार्च 2012 में किया गया था, 14 में नहीं किया गया था। 2012 में ही रुपये कार्ड को लॉन्च किया गया था, इसलिए सी नंबर गलत है। वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, UAE, सिंगापुर सहित कई देशों में स्वीकार किया गया है। जी हाँ। तो 3 बात सही, 1 गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA क्या है? स्पेन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 99 सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। वर्तमान में IS पर 119 हस्ताक्षरकर्ता देश है, और 99 देश ने पूर्ण सदस्य बनने
के लिए आवश्यक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और स्पेन IS में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। वर्तमान सदस्य देश कौन था? तो पराग्वे 100वां, नेपाल 101वां बना है, न्यूजीलैंड 102वां बना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS का 99वां सदस्य बना है? तो 99वां सदस्य क्या बना है? तो स्पेन बना है। और 100वां सदस्य क्या बना? पराग्वे बना है। 101वां देश नेपाल बना है और 102वां जो है न्यूजीलैंड बन गया है। क्वेश्चन है कि टो लैम कहाँ के राष्ट्रपति है? तो टो लैम जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और जॉन अस्लेवेन कहाँ के? अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष है जॉन अस्लेवेन। और डोमिनिकन रिपब्लिक का राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस अबिनादर है। और रूस का रक्षा मंत्री कौन है? तो आंद्रेई बोलोसाउ है।